हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आकाश यूट्यूब के हिंदी चैनल में। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में हम देख रहे थे चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसका पार्ट फर्स्ट हमने देख लिया था। पार्ट सेकंड आज हम शुरू कर रहे हैं और यह शुरू होना है लॉ ऑफ डोमिनेंस से। बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर पूरा कराइए इसको, आप पूरा नहीं करा रहे हो। तो ये दूसरा पार्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ रहे थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब होता है कि जब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट पर, तो मेंडल ने 4 पोस्टुलेशंस दिए थे। वो 4 पोस्टुलेशन थे कि प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, फिर प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन और चौथा था प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन्हीं को कार्ल कोरेंस ने लॉ में चेंज किया और हमारे एनसीईआरटी बताती है कि ये 3 लॉ हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चूंकि हम पहला जो क्रॉस पढ़े हैं वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़े हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर मेंडल के 2 लॉ बेस्ड है, जिसमें पहला आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो उसमें हमारे पास आता है पहला, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोल रहा है? कैरेक्टर्स। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताना चाह रहा है? आपको शायद क्रॉस याद होगा, कैपिटल टी और इसका क्रॉस कराया स्मॉल टी के साथ। तो F1 जनरेशन में मेंडल को कैपिटल टी स्मॉल टी मिला था, जबकि इसका जो फिनोटाइप था वो टोल था। अब यहां पर देखकर मेंडल ने इन सब रिजल्ट के बेसिस पर मेंडल ने जो है वो पोस्टुलेशंस बनाए। उस पोस्टुलेशन के बेसिस पर लॉ बने और लॉ क्या कहते हैं? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। कि कैरेक्टर्स जो हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? फैक्टर्स पर। और फैक्टर जो है वो क्या होते हैं? डिस्क्रीट यूनिट। ये डिस्क्रीट वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है। इस डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट, या वो यूनिट जो ब्लेंड ना हो सके, अलग अलग रहे। आप देखो, जब ये F1 जनरेशन है और जब इसका क्रॉस अपन कराते हैं, इसकी सेल्फिंग कराते हैं, तो अगली पीढ़ी में जो डोमिनेंस था वो तो ठीक है, लेकिन जो रिसेसिव था वो अपने आप को दोबारा से अपीयर करता है और वहां हमें ड्वार्फ प्लांट है वो मिलता है। तो ये दोनों जो यूनिट होती हैं ये अलग अलग होती हैं, ये एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं होती हैं, ये अविभाज्य होती है, इनका डिवीजन नहीं हो सकता है, ये सेपरेट होती हैं। इसी वर्ड के लिए यहां पर डिस्क्रीट यूज किया गया है, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं, याद रखना। दूसरा है फैक्टर्स अकर्स इन पेयर। मेंडल ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि जो फैक्टर्स होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं और गैमेट बनने के समय ये पेयर क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन हम फर्स्ट लॉ में पढ़ रहे हैं कि फैक्टर्स जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं? पेयर में। इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट द अदर। यहां पर देखो आप, ये टोल ये ड्वार्फ, जब इनका क्रॉस कराया तो यहां पर एक कैपिटल टी आया और एक स्मॉल टी। स्मॉल टी जो है वो ड्वार्फ से आया, कैपिटल टी जो है वो टोल से आया। लेकिन यहां पर आप फिनोटाइप देखो तो ये फिनोटाइप इसका क्या रहता है? टोल रहता है। तो ये कहता है कि जो कैपिटल टी यहां पर प्रेजेंट है, इसी ने अपना इफेक्ट शो किया है, इसी को क्या कहते हैं? ये डोमिनेंट है। और जो अपना इफेक्ट शो नहीं कर रहा उसे हम क्या कहते हैं? रिसेसिव कहते हैं। तो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि F1 पीढ़ी में केवल वही अपीयर होता है जो डोमिनेंट होता है, ठीक है। इसके बाद द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन F1। यहां देखो आप, बहुत अच्छी लाइन है। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F1 जनरेशन में आप देखो टोल प्लांट है, तो ये क्या बोल रहा है? यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन F1। केवल एक कैरेक्टर ही गया है यहां पे, ठीक है। एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन द F2। तो यहां तो केवल ये जो टोल और यहां पर ये ड्वार्फ था, तो इस वाले में केवल जो है वो किसका? टोल का आया। और इसमें जब आपने इसका कैपिटल टी स्मॉल टी का सेल्फ क्रॉस कराया तो यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहां देखो आपको ये टोल भी मिल रहा है और ये कौन सा मिल रहा है? ड्वार्फ भी मिल रहा है। देखो यही बोल रहा है ये, द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन द F2 इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन एट द F2। तो आप बताइए ये कितने, जब आप इसका पुनेट स्क्वायर बनाते हो, आगे पढ़ेंगे, तो यहां पर जब आप इसका चेकर बोर्ड बनाओगे तो आपको कितना रेशो मिलेगा? 3:1 मिलेगा आपको, ठीक है। ये था पहला मेंडल का पहला लॉ।
दूसरे लॉ पर चलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल का लॉ ऑफ जो डोमिनेंस है, इसके फिर भी एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, आगे पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस है, ये इनके एक्सेप्शंस हैं। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये लगभग यूनिवर्सल है। लगभग मैंने इसलिए बोला है कि कई बार जैसे एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, जैसे गैमेट फॉर्मेशन के समय एक नॉन डिसजंक्शन हो जाता है इन जनरल, तो उस समय जो है वो गैमेट जो है वो ठीक से सेपरेट नहीं हो पाते हैं, सेग्रीगेट ठीक से नहीं हो पाते हैं, तो वो इसका इन जनरल एक्सेप्शन माना जा सकता है। लेकिन यदि पूछे कि कौन सा ऐसा मेंडल का लॉ है जो लगभग यूनिवर्सल है, तो वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। क्या कहता है ये? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलिल्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। एलिल की डेफिनेशन आप पहले पढ़ चुके हो, मैं आपको बता चुका हूं कि जो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलिल। ठीक है, तो यहां पर जैसे मान लो कि ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, ये दोनों होमोलोगस है, यहां पर एक जीन प्रेजेंट है और यहां पर मान लो एक जीन प्रेजेंट है, ये ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? एलिल्स हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो एलिल्स है ये कभी भी क्या शो नहीं करते? ब्लेंडिंग शो नहीं करते। मान लो बाई चांस यहां पर जो है वो क्या आ गया? स्मॉल टी आ गया, तो ये स्मॉल टी जो है वो यहां पर ब्लेंडिंग शो नहीं करेगा। ऐसा मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये इंटरमीडिएट पैदा हो, ऐसा मेंडल ने कहा था। ठीक है, शो एनी ब्लेंडिंग एंड दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। कि जब F2 जनरेशन आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों मिक्स हो गए। अगली F2 जनरेशन में आपने पढ़ा भी, अभी देखो F2 जनरेशन में ये जो ड्वार्फ है ये वापस आ गया, तो F2 जनरेशन में दोनों अपने आप को क्या करते हैं? अपीयर करते हैं। दो वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट F1 स्टेज। कह रहा है कि F1 में दोनों में से एक नहीं दिखा था, लेकिन F2 जो है उसमें क्या आ गए? दोनों ने अपने आप को फिर से अपीयर किया। दो द पेरेंट्स कंटेन टू एलिल ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। आप जानते हो जैसे ये क्रोमोसोम के बेसिस पे देख लो, चाहे ऐसे देख लो कि एक पेरेंट्स है उसके पास कितने एलिल प्रेजेंट है? 2 एलिल प्रेजेंट है। द फैक्टर्स और एलिल्स ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट ए गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर। कि जब गैमेट बनता है तो फैक्टर जो है वो एक गैमेट में एक ही फैक्टर जाता है। ठीक है, of course a homozygous parent produce all gametes that are similar। जैसे मान लो होमोजाइगस पेरेंट्स हैं, जैसे ये देखते हैं होमोजाइगस पेरेंट्स देखते हैं, ये कैपिटल टी है, तो इससे तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। टाइप बोल रहा हूं, संख्या नहीं बोल रहा हूं, एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। और मान लो कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तो इससे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? 2 टाइप के गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो कह रहा है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो जो फैक्टर मेंडल कहता था कि पेयर में है, उन पेयर्ड फैक्टर में से केवल एक फैक्टर एक एलील में जाता है, दूसरा फैक्टर मतलब एक गैमेट में जाता है और दूसरा फैक्टर दूसरे गैमेट में जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये बोल रहा है दैट आर सिमिलर व्हाइल ए हेट्रोजाइगस आर प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ गैमेट। या 2 तरह के गैमेट बन रहे हैं, ईच हैविंग 1 एलील विद इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब जब गैमेट बनेगा तो ये भी 50% बनेगा और ये भी क्या बनेगा? 50% बनेगा, 50-50% बनेंगे गैमेट अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है। और यदि होमोजाइगस है तो एक ही बनेगा, एक ही टाइप का गैमेट है वो बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब जब मेंडल के हम दोनों नियम पढ़ते हैं, सेग्रीगेशन इन जनरल यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा पहले हमने, फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड मेंडल के जो लॉ थे वो पढ़े हमने। 2 लॉ बेस्ड हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे, जिसमें पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने देखा कि जो एलिल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और हर एक गैमेट जो है वो एक एलील जो है वो ले जाता है। ठीक है, अब आता है कि मेंडल के जो पहले 2 लॉ हमने पढ़े हैं, इनका एक्सेप्शन क्या है? क्या ये कंप्लीट रूप से लागू होते हैं? अब चूंकि साधारण सी बात है कि ये सब मेंडल तो बता नहीं पाया होगा, ये सब बताए किसने? तो इन सब एक्सेप्शंस जो है ये हम पढ़ रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इन सब की जो डिस्कवरी है वो कार्ल कोरेंस ने की। तो उनमें सबसे पहला जो एक्सेप्शन आता है वो एक्सेप्शन है हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं, ये है क्या बेटा? एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल के
जो लॉ थे उनका एक्सेप्शंस क्या है। ठीक है, सबसे पहला आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखिए, जैसे आप यहां पर ये डायग्राम देख रहे हो, जब मेंडल क्रॉस कर रहा था तो उस समय इसका जो फिनोटाइप मेंडल के अकॉर्डिंग आना चाहिए था वो ये था कि जब रेड और व्हाइट का क्रॉस कराते हो आप, तो F1 जनरेशन में मेंडल के अकॉर्डिंग रेड फ्लावर आना चाहिए था, जो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है। लेकिन कॉर्ल कोरेंस ने ये नोटिस किया कि ये जो F1 जनरेशन में यदि दो अलग अलग जो फिनोटाइप है इनका क्रॉस करा रहे हैं, तो F1 जनरेशन में जो प्लांट आ रहा है वो मेंडल के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। तो इसने क्या नोटिस किया वो देखते हैं। व्हेन एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी वर रिपीटेड यूजिंग अदर ट्रेट्स इन अदर प्लांट्स, क्या बोल रहा है, जैसे जो पी प्लांट पर जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उन्हीं एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया दूसरे प्लांट पर, इट वाज फाउंड दैट समटाइम्स द F1 हैड ए फिनोटाइप दैट डिड नॉट रिजेंबल, क्वेश्चन आ चुका है बेटा यहां पर, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट डिड नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स एंड वाज इन बिटवीन द टू। कह रहा है कि जब जो पी में किए गए क्रॉस थे उन्हीं के अकॉर्डिंग जब क्रॉस किए गए, या जो जो एक्सपेरिमेंट पी पर किए गए थे वही एक्सपेरिमेंट जब कुछ दूसरे प्लांट्स पर किए गए, तो यहां देखा गया कि F1 जनरेशन में जो प्लांट हैं वो पेरेंट्स में से किसी से सिमिलर नहीं है। जबकि मेंडल ने जब क्रॉस कराए थे पी में तो देखा था कि F1 जनरेशन जो है वो किसी एक प्लांट से क्या है, सिमिलर है, हम जानते हैं टोल से, लेकिन यहां दोनों में से किसी से वो सिमिलर नहीं थी। ठीक है, तो और वॉज इन बिटवीन द टू, दोनों के बीच की थी। ठीक है, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है कि रेड और व्हाइट का जब क्रॉस करा रहे हैं तो जो सारे फ्लावर्स हैं वो पिंक आ रहे हैं। ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, इसी फ्लावर को हम बोलते हैं स्नैपड्रैगन, नाम है इसी का, और इसी को क्या बोलते हैं, एंटीरिनम स्पीसीज लिखा है इसने। आप यदि स्पीसीज लिखना चाहो तो स्पीसीज होता है मेजस, एंटीरिनम मेजस इज ए गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपको यह समझना है बेटा कि जो रेड और व्हाइट के बीच क्रॉस कराया तो जो पिंक आया वो पिंक इसलिए आया क्योंकि रेड ने अपने आप को कंप्लीट एक्सप्रेस नहीं किया। मतलब जब अपने आप को पूरा एक्सप्रेस नहीं किया तो हमने उसको क्या कह दिया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह दिया। ठीक है, इन ए क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है होमोजाइगस, याद रखना इसको। ये अगर एग्जाम में भी आता है ट्रू ब्रीडिंग वर्ड, ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसा है, होमोजाइगस है। रेड फ्लावर कैपिटल आर एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर, ये भी कैसा है, होमोजाइगस है। इसका मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर इन दोनों का क्रॉस कराया। कैपिटल आर जो है इसका फिनोटाइप रेड फ्लावर है, जबकि स्मॉल आर जो है इसका जो फिनोटाइप है वो व्हाइट फ्लावर है। इन दोनों का क्रॉस कराया तो यहां पहले गैमेट बने, गैमेट कैपिटल आर और क्या बना, स्मॉल आर गैमेट बने। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, The F1 generation that is capital R small r was pink, ये इंपॉर्टेंट है, इसका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि F1 जनरेशन में जो सारे फ्लावर्स आए थे वो कैसे आए थे, पिंक आए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है, When the F1 was self pollinated, इसका सेल्फ क्रॉस कराएगा, the F2 result in the following ratio, that is capital R स्मॉल आर और स्मॉल आर। यहां चेकर बोर्ड दिख रहा है, ये इसका मतलब यहां पर जो क्रॉस कराया गया था वो किस किस का कराया गया था, इसका सेल्फ पोलिनेशन कराया गया था। तो इससे दो गैमेट बने कैपिटल आर और स्मॉल आर, इससे ये दो गैमेट बने कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, यहां पर जब इन दोनों का क्रॉस हुआ तो ये आया, फिर इन दोनों का क्रॉस हुआ तो ये आया, पहले इन दोनों का क्रॉस हुआ तो ये आया और इन दोनों का क्रॉस हुआ तो ये आया। अब आप देखो यहां पर फिनोटाइप देखो, अब फिनोटाइप जो है वो आप कलर देखो, कलर आपके पास ये जो कलर फ्लावर होगा ये कैसे कलर का होगा, रेड कलर का। ये जो फ्लावर है ये कैसे कलर का है, पिंक कलर का। और ये जो फ्लावर है ये कैसे कलर का है, पिंक कलर का। और ये जो फ्लावर है ये कैसे कलर का है, व्हाइट कलर का। तो यहां जो फिनोटिपिक रेशियो आ गया वो क्या आ गया, 1:2:1। मतलब यहां पर रेड, पिंक और व्हाइट, फिनोटाइप भी क्या आ गया, 1:1 आया। और याद करिए मेंडल के अकॉर्डिंग यही फिनोटाइप जो हमारा था वो 3:1 था।
ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो जीनोटाइप रेशियो यदि देखें तो हमारे पास ये कैपिटल आर है, और क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये देखो 1 2 2 है, कैपिटल आर 1 है, और स्मॉल आर जो है वो क्या है 1 है। इस रेशियो में कोई चेंज नहीं आया, जीनोटाइप जो है वो सेम था, जबकि फिनोटाइप जो है वो डिफरेंट था। एक चीज और यहां पर आपको याद रखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है उसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो जो है वो क्या होता है, सेम होता है, इसलिए ये एक्सेप्शन माना जाता है। आगे देखते हैं। Here the genotype ratio were exactly as we would expect in any Mendelian monohybrid cross। आपको पता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो आता है वो क्या आता है, 1:2:1 आता है, पहले पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। यहां पर सेम हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे एग्जैक्ट वही सेम है जीनोटाइप तो, लेकिन फिनोटाइप चेंज है। बट द फिनोटाइप रेशियो हैड चेंज फ्रॉम द 3 रेशियो दैट इज डोमिनेंट टू रिसेसिव रेशियो वाज हैपन दैट कैपिटल आर वाज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये कंफ्यूज जो है वो कोडोमिनेंस के साथ करती है। यहां पर कह रहा है कि आर वाज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, मतलब जब ये दोनों रहते हैं तो अपना 100% देते हैं। जब कैपिटल आर जो है वो दोनों रहते हैं तो अपना 100% देते हैं, और इस वाली कंडीशन में ये अपना 50% दे पाए तो कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर पर 100% जो है वो डोमिनेंट नहीं था, ठीक है। एंड दिस मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश कैपिटल आर एज पिंक। अब जब आप सोचो, जब कैपिटल आर था तो ये यहां पर जो है वो क्या कर रहा था, रेड कलर का फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन जैसे आपने उसमें से एक आर हटा लिया तो एक जो आर बचा है वो अपना कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं कर पा रहा, और कंप्लीट नहीं कर पा रहा इसलिए हम क्या कह देते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कह देते हैं। फ्रॉम कैपिटल आर रेड एंड स्मॉल आर व्हाइट, इसलिए ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, इससे थोड़े से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये डायग्राम देखो, यहां पर रिजल्ट ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन द प्लांट स्नैपड्रैगन वेयर वन एलेल इज इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर एलेल, मतलब जो कैपिटल वाला है वो स्मॉल वाले एलेल पर कंप्लीट डोमिनेंस शो नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। बार बार हमने यहां पर एक वर्ड यूज किया है कि ऐसा क्या रीजन है कि हम बार बार डोमिनेंस बोल रहे हैं और एक को हम रिसेसिव बोल रहे हैं, मतलब उस डोमिनेंस के पीछे कंसेप्ट क्या है, हम क्यों उसको डोमिनेंट कह रहे हैं और क्यों हम उसको क्या कह रहे हैं, रिसेसिव कह रहे हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझना होगा आपको, और अच्छी लाइनें यहां एनसीईआरटी ने दे रखी है, क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक्चुअल में डोमिनेंस है क्या। यहां पर मेंडल के अकॉर्डिंग भी डोमिनेंस करते आ रहे हैं, फिर जब एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं वहां भी डोमिनेंस कर रहे हैं, तो ये डोमिनेंस है क्या, ठीक है। व्हाई आर द सम एलिल्स डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव, हम अपनी मर्जी से थोड़ी कह सकते हैं कि एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। ऐसा क्या किया उन्होंने, ऐसे क्या कर्मकांड किए उन्होंने जिससे हम कह रहे हैं कि एक ये तो डोमिनेंट है और दूसरा जो है वो क्या है, रिसेसिव है, ठीक है। टू टैकल दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट ए जीन डज। सबसे पहले हमें जीन का काम पता होना चाहिए कि जीन क्या करती है, और आप जानते हो जीन का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। मैं आपको डायग्राम से भी बताता हूं, ये जीन का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। एवरी जीन एज यू नो बाय नाउ कंटेन द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट। हर जीन एक कैरेक्टर प्रोड्यूस करती है और वो कैरेक्टर जो है वो दिखता है, ठीक है। इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे मान लो यहां पर हम बात करते हैं कि कोई एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, 2 सेट होते हैं क्रोमोसोम के, ठीक है। ये एन और एन मिलकर क्या होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, हर जीन की 2 कॉपी होती हैं, ठीक है। मान लिया जैसे ये कैपिटल टी है और ये कैपिटल टी है, तो एक जीन की यहां पर 2 कॉपी हो गई। एज ए पेयर ऑफ एलेल्स, यहां डेफिनेशन भी दे दी इसने, इन दोनों को ही आप क्या कहते हो, एलेल कहते हो, बता चुका हूं पहले। नाउ दीज 2 एलेल्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल,
बेटा आप बताइए कि क्या ये जरूरी है कि हमेशा कैपिटल टी ही रहेगा? आप अभी तो यहां पर क्या लिख रहे थे, कैपिटल टी स्मॉल टी लिख रहे थे। एनसीईआरटी खुद डेफिनेशन देती है कि स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड एलिल। तो ये यहां से थोड़ी सी क्या हो सकता है, स्मॉल टी हो जाए, यहां पर हो सकता है यहां कैपिटल टी रहे, यहां क्या हो जाए, स्मॉल टी हो जाए। ठीक है, एज इन हेट्रोजाइगोट। ठीक है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी जो है वो आप ले रहे हो, तो वो क्या है, दो डिफरेंट टाइप के एलील हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस, कुछ चेंजेस के कारण हो सकता है दूसरा क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। और वो चेंजेस क्या हो सकते हैं? इस दुनिया में, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस दो ही कारण से होते हैं, एक म्यूटेशन होता है, दूसरा क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर कॉमन नहीं होता, जबकि म्यूटेशन जो है वो लगभग होता रहता है। तो यहां पर कहते हैं वन ऑफ देम मे बी डिफरेंट ड्यू टू सम चेंजेस दैट इट हैज अंडरगोन, जो जिसके अंदर ये क्या हुआ है, चेंज हुआ है। और चेंज को क्या कहते हैं, म्यूटेशन। अब ये बता नहीं रहा है कि वो चीज म्यूटेशन है, ये कह रहा है कि अबाउट विच यू विल रीड फर्दर ऑन एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर। बोल नहीं रहा है ये कि वो है क्या, इसको म्यूटेशन लिखने में हो सकता है यहां पर दिक्कत आ रही हो, तो इसने क्या लिख दिया कि ये किसके कारण हो रहा है मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफिकेशन हो रहा है जिससे हम उसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उससे ये मॉडिफिकेशन हो रहा है। हम उसका नाम देते हैं, किससे हो रहा है, म्यूटेशन से हो रहा है। विच मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर एलिल कंटेन। उस म्यूटेशन से क्या हुआ, इस एलिल के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो क्या हो गई, मॉडिफाई हो गई। ठीक है, आगे देखो, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ए जीन। हम एक जीन जो है उसका एग्जांपल लेते हैं, दैट कंटेन द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, जो कि एक एंजाइम है वो प्रोड्यूस करती है। नाउ देयर आर टू कॉपीज ऑफ दिस जीन, इस जीन की दो कॉपी है। द टू एलेलिक फॉर्म लेट अस अज्यूम एज इन मोर कॉमन दैट द नॉर्मल एलिल प्रोड्यूस द नॉर्मल एंजाइम, और जिसके अंदर दैट नीड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए सबस्ट्रेट एस, सबस्ट्रेट एस को किस में चेंज कर देगी, प्रोडक्ट में चेंज कर देगी। थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड एलिल कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, कह रहा है कि दो एलिल है, जैसे मैं इसको और थोड़ा सा यदि इसको यहां पर समझाऊं तो आपको इसको इस तरह से ले सकते हैं, जैसे मान लो दो क्रोमोसोम है ये, ठीक है, ये दो एलिल है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो ये कैसा है, अनमोडिफाइड एलिल है। कैसा एलिल है, अनमोडिफाइड। और ये जो है इसके अंदर चेंज हो गया और इसमें मॉडिफिकेशन हुआ, और मॉडिफिकेशन का वो कारण जिसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे वो है म्यूटेशन। क्या है, म्यूटेशन। और यहां म्यूटेशन से ये वाला जो अनमोडिफाइड है ये तो नॉर्मल प्रोटीन बना रहा है, जो अनमोडिफाइड है ये तो क्या बना रहा है, नॉर्मल प्रोटीन बना रहा है। और ये जो नॉर्मल प्रोटीन है ये सबस्ट्रेट को किसमें चेंज कर दे रही है, प्रोडक्ट में। और जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहा है तो इसका मतलब वो कैरेक्टर अपीयर हो रहा है। ठीक है, वो कैरेक्टर बोल दो, ट्रेट बोल सकते हैं, ट्रेट वो अपीयर हो रहा है। मान लो क्या हो गया, मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन जो है उसके तीन रिजल्ट हैं, एनसीईआरटी तीन रिजल्ट बनाती है, ये आपके सामने है तीनों। कह रहा है कि यदि म्यूटेशन हुआ है और म्यूटेशन जो है उससे मॉडिफिकेशन हुआ है, वो एलील जो है वो मॉडिफाइड हो गया, तो अब तीन कंडीशन हो सकती हैं आपके पास। उसमें हो सकता है कि कोई बहुत छोटा म्यूटेशन हो तो वो अभी भी नॉर्मल एंजाइम यानी कि नॉर्मल प्रोटीन है वो बना रहा हो, तो यहां भी जो प्रोडक्ट है सबस्ट्रेट है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोई एंजाइम नहीं बन रहा हो, यहां पर नॉन फंक्शनल हो एंजाइम हो, और तीसरा कोई एंजाइम ही ना बने, नो एंजाइम एट ऑल। तो भाई इन दोनों में आप बताइए सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा तो ये दो वाली कंडीशन जो है ये किसमें, मॉडिफाइड एलील जो है उसमें काउंट होती हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। और ये जो डोमिनेंट जो नॉर्मल प्रोटीन बना रही है ये इस पर क्या हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है। यही वो समझाना चाह रहा है कि मान लो जो अनमोडिफाइड था, मतलब ये वाला, वो अनमोडिफाइड तो नॉर्मल प्रोटीन बना रहा है और वो प्रोटीन जो है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर भी रही है, लेकिन यदि किसी एलील में, दूसरे एलील में मॉडिफिकेशन हुआ है तो मॉडिफिकेशन के भी तीन जो है वो क्या हो सकते हैं, तरीके हो सकता है पहले कि थोड़ा बहुत म्यूटेशन हुआ हो, जैसे साइलेंट म्यूटेशन हुआ हो, साइलेंट म्यूटेशन हुआ हो तो वहां पर एंजाइम जो है वो क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा, कोई चेंज नहीं हुआ हो, या फिर लेस एफिशिएंट हो, थोड़ा बहुत चेंजेस हो।
दूसरा हो सकता है कि नॉन फंक्शनल हो, और तीसरा हो सकता है नो एंजाइम हो। तो पहला वाला तो जैसे तैसे करके सबस्ट्रेट को किस में चेंज कर देगा, प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, वहां फिनोटाइप में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन दो जो नीचे वाले हैं इनमें फिनोटाइप में क्या आता है, चेंजेस आता है। ठीक है, यही इसने आगे समझाया है। देखते हैं क्या बोल रहा है। इन द फर्स्ट केस, पहला केस क्या था, जब नॉर्मल एंजाइम बन रहा था, द मॉडिफाइड एलिल इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलिल। जो मॉडिफाइड एलिल है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, अनमॉडिफाइड एलिल के। इसका मतलब वो तो अपनी प्रोटीन बना दे रहा है, that is it will produce the same phenotype or trait that is result in the transformation of substrate, किसमें, प्रोडक्ट में। कि ये तो अपनी वो प्रोटीन बनाएगा जिससे सबस्ट्रेट किसमें चेंज हो जा रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहा है। सच इक्विवेलेंट एलिल पेयर आर वेरी कॉमन। ये जो मतलब एलिल जो है तो मतलब इस तरह के जो एलिल होते हैं ये बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि म्यूटेशन जो है वो इतना मतलब फ्रीक्वेंट नहीं होता है कि एलिल जो है वो तुरंत चेंज हो जाए। ठीक है, बट इफ द एलिल प्रोड्यूस ए नॉन फंक्शनल और नो एंजाइम, अब दो रिजल्ट लास्ट के बच गए हमारे पास। यदि जो एलिल है उसने नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस किया या फिर नो एंजाइम। आप कहोगे सर अभी प्रोटीन बोल रहे थे, तो भाई ये एंजाइम जो है वो क्या, प्रोटीन है। द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड, तो अब फिनोटाइप है वो क्या होगा, अफेक्टेड होगा, क्योंकि ये तो क्या नहीं बना रहे, कैरेक्टर बना ही नहीं रहे, ट्रेट बना ही नहीं रहे। ठीक है, आगे की देखो, द फिनोटाइप या ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग और द अनमोडिफाइड एलिल। मतलब अब वो जो काम है वो सिर्फ किसके भरोसे है, वो दूसरे वाला एलिल जो कैसा था, अनमोडिफाइड था। द अनमोडिफाइड एलिल विच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप, मतलब जिसमें चेंज नहीं हुआ था वो एलिल जो है वो ओरिजिनल फिनोटाइप शो करेगा, इज द डोमिनेंट एलिल, उसे क्या कहेंगे, डोमिनेंट एलिल। एंड द मॉडिफाइड एलिल इज जनरली द रिसेसिव एलिल। जो मॉडिफाई हो गया, जो फिनोटाइप नहीं बना पा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, रिसेसिव एलिल कहेंगे। हेंस इन द एग्जांपल अबाउट द रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज नो एंजाइम इज प्रोड्यूस। तो कह रहा है कि रिसेसिव इसलिए बने कि या तो कोई एंजाइम नहीं बना या फिर एंजाइम बना लेकिन कैसा बना, नॉन फंक्शनल एंजाइम बना। ये था कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, को डोमिनेंस। दूसरा एक्सेप्शन है मेंडल का, को डोमिनेंस। यहां पर यहां एनसीईआरटी में काफी चीजें जो है वो मिक्स कर दी गई हैं। को डोमिनेंस में ही आगे चल के जो है वो मल्टीपल एलिज्म पढ़ा रखा है। ठीक है, कोडोमिनेंस का एक आगे एग्जांपल जो है वो स्टार्च ग्रेन वाली जो जीन है उसका दे रखा है, उसको भी हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं मैं। क्लासेस में तो कोडोमिनेंस में स्टार जीन वाला जो है वो साथ ही करा देते हैं, यहाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं हम। कोडोमिनेंस नाम से पता लग रहा है कि जो F1 जनरेशन में दोनों एलिल है वो अपने इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, till now we were discussed crosses where the F1 resemble either of the two parents, जिससे डोमिनेंस, मतलब ये तो मेंडल के अकॉर्डिंग पढ़ा था हमने। ठीक है, और वॉज इन बिटवीन, ये हमने किस में पढ़ा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। कह रहा है कि अब तक जो हमने क्रॉस पढ़े हैं उन क्रॉस में या तो हमने वो पढ़े हैं जिसमें F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट्स में से किसी एक से सिमिलरिटी शो करे, या फिर इस तरह का पढ़ा है कि दोनों में से किसी एक से भी सिमिलरिटी शो ना करे। यहां कह रहा है कि मैं अब यह एक ऐसा क्रॉस बताऊंगा आपको जिस क्रॉस में दोनों से सिमिलरिटी शो करेगा, मतलब पेरेंट्स दोनों से सिमिलरिटी शो करेगा। ठीक है, देखो, बट इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट्स। इस केस में F1 जनरेशन जो है वो दोनों पेरेंट्स से क्या होती है, रिजेंबल होती है। A good example is different type of red blood cell that determine ABO blood group in human being। याद करिए, ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग जो है वो किसका एग्जाम्पल है। देखो यहां पर यदि ब्रॉड वे में पूछा जाए तो ये ABO तीनों का एग्जाम्पल है। ये मैं आपको मल्टीपल एनालिसिस में बता दूंगा। यहां पर आप देखिए कि ABO ब्लड ग्रुप में A और B जो ब्लड ग्रुप है वो कंप्लीट डोमिनेंस भी शो करते हैं, और AB जो ब्लड ग्रुप है इसमें भी यदि देखा जाए तो केवल कौन सा, जो AB ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप, AB जो ब्लड ग्रुप है ये इसको मेनली लेते हैं यहाँ पर। तो AB ब्लड ग्रुप में A और B दोनों प्रेजेंट है, तो ये कोडोमिनेंस का एक अच्छा एग्जांपल है। ठीक है, और ये मल्टीपल एलिज्म का भी एग्जांपल है। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय द जीन I, जीन क्रोमोसोम नंबर 9 पर प्रेजेंट होती है।
आई जीन जो है वो इसको करती है, कंट्रोल करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हैज सुगर पॉलीमर्स दैट प्रोट्रूड फ्रॉम द सरफेस एंड द काइंड ऑफ सुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। इसको इस तरह से समझ सकते हो, जैसे मान लो ये आरबीसी है, ठीक है। आरबीसी जो है उसकी सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन्स। यहाँ एनसीईआरटी एंटीजन नहीं लिख रही है, इसने क्या लिखा है, सुगर लिखा है, क्योंकि वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सुगर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मान लो आरबीसी की सरफेस पर एक एंटीजन प्रेजेंट है जिसे कहते हैं एच एंटीजन। क्या कहते हैं, एच एंटीजन। सभी पर प्रेजेंट होता है, जितनी भी आरबीसी है सब पर प्रेजेंट होता है। इस एच एंटीजन पर यदि मान लो एक सुगर अटैच है और सुगर का नाम है NAG, तो हम कहते हैं NAG, एन-एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, नाम आपने सुन रखा होगा। ये एक हम कह सकते हैं कि ये एक NAG जो है वो एक ग्लाइको प्रोटीन का एग्जांपल है। कौन सी, ग्लाइको प्रोटीन, NAG, ठीक है। ये वहां पर अटैच रहती है, किससे, एच एंटीजन से अटैच रहती है, ठीक है। और ये यदि प्रेजेंट है तो हम कहते हैं कि आरबीसी की सरफेस पर क्या प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है। आरबीसी की सरफेस पर क्या प्रेजेंट, ए एंटीजन। तो इसका मतलब इस ए एंटीजन को बनाने का काम किसका है, आई जीन का। किसका काम है, आई जीन का। तो ए एंटीजन जो बनाएगा तो हम उसको क्या लिख देते हैं, IA। तो एक जो जीन है मतलब आई जीन, उसका एक एलील तो हो गया ए, जो क्या बनाएगा, ए एंटीजन। ए एंटीजन मतलब कौन सी सुगर, एन-एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन। मान लो दूसरी यहां पर कोई आरबीसी है, इस आरबीसी पर वही एच एंटीजन तो हमेशा प्रेजेंट रहता है, और इस एच एंटीजन पर एक सुगर प्रेजेंट होती है जिसका नाम है गैलेक्टोज। ये गैलेक्टोज यदि सुगर प्रेजेंट है तो हम कह देते हैं कि ये कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन है। तो इस बी एंटीजन को बनाने के लिए कौन सा, IB। कौन सी, IB, जो मतलब जीन वही रहेगी लेकिन उसका एलील चेंज हो जाएगा, और वो एलील कौन सा है, IB। तो ये इस सुगर की बात कर रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर ये शुगर जुड़ी हुई है ये बाहर की ओर जुड़ी रहती है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर प्रेजेंट होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स हैज सुगर पॉलीमर, सुगर पॉलीमर होते हैं ये, दैट प्रोट्रूड, उभरे रहते हैं, फ्रॉम इट्स सरफेस, जो इसकी सरफेस से बाहर उभरे रहते हैं, एंड द काइंड ऑफ सुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। अब ये अगर IA होगा तो ये वाला ए एंटीजन बनेगा, अगर बी होगा तो बी एंटीजन बनेगा, ठीक है। द जीन आई हैज 3 एलील। अब मान लो कई बार ऐसा होता है कि आरबीसी पर कोई एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब उस जीन की जो एलील हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, I0 हो जाएगी, या इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं, स्मॉल I से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। यहां देखो, द एलील्स IA एंड IB प्रोड्यूस ए स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सुगर, while एलील I does not produce any sugar। कहीं भी एंटीजन नहीं लिख रहा है, जबकि हम इस तरह से याद करते हैं कि आरबीसी पर प्रेजेंट एंटीजन ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है। यहां सुगर लिख रहा है, उस सुगर का मतलब आप क्या समझिए, एंटीजन, और उस एंटीजन को बनाने वाली जीन कौन है, I। तो कह रहा है कि अलग अलग सुगर मतलब जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, यदि ए एंटीजन है तो उसको IA बनाएगा, बी एंटीजन है तो उसको क्या कौन बनाएगा, IB, और कोई एंटीजन नहीं है तो उसके लिए जो एलील होगा वो I0 होगा, या फिर क्या होगा, स्मॉल I, ठीक है। यही ये बात ये बोल रहा है, द एलील IA एंड IB, ये एलील IA एंड IB प्रोड्यूस ए स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सुगर। ये दोनों अलग अलग जो सुगर है वो बना रहे हैं, IA ये सुगर बना रहा है, और IB जो है वो गैलेक्टोज बना रहा है। while एलील I does not produce any sugar, I जो है वो कोई सुगर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इसलिए कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। बिकॉज ह्यूमन आर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ह्यूमन जो है वो कैसे ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। तो अब 2 एलील साथ आएंगे तभी ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होगा। ईच पर्सन पोजेस एनी 2 ऑफ द 3 जीन एलील। अब देखो, इसने यहां पर ये बीच में घोचमोच कर दिया, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और एलील आपने कितने बता दिए, 3 बता दिए। तो एक तो एग्जांपल किसका हो गया, मल्टीपल एलिलिज्म का, और कह रहा है कि किसी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में आपको मल्टीपल एलिलिज्म नहीं मिल सकते। तो आपको स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पॉपुलेशन देखनी पड़ेगी, पॉपुलेशन में स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। IA एंड IB आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर I।
आई ए, मतलब यहां पर यदि हम देखें तो आई ए जैसे इस तरह से इसका एग्जांपल यदि ले हम, तो यहां पर जैसे एक जीन है आई, इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, ये जीन है आई और इस आई जीन के 3 एलील हैं, आई ए, आई बी और आई, या इसको आई जीरो भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये तो क्या है, डोमिनेंस शो करते हैं, और ये जो है ये अकेला, ये रिसेसिव है, रिसेसिव है, और ये जो है वो क्या है, डोमिनेंट है। अब आप सोचो कि दोनों डोमिनेंट साथ रह गए तो दोनों अपना अपना इफेक्ट देंगे, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, कोडोमिनेंस का। ये दोनों अगर साथ हो गए तो किसका एग्जांपल हो गया, डोमिनेंस का। और एक जीन के 3 एलील हैं तो ये किसका एग्जांपल हो गया, मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जांपल हो गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो अच्छा टॉपिक है, बढ़िया क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। In other words, when IA and I present only IA expressed, तो किसका एग्जाम्पल हो गया, डोमिनेंट का। बिकॉज स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, देख चुके हैं हम, ठीक है। एंड व्हेन आई बी एंड आई आर प्रेजेंट, आई बी एक्सप्रेस, कौन एक्सप्रेस होगा, आई बी एक्सप्रेस होगा। बट व्हेन आई ए एंड आई बी प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर, वो अपनी 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 शुगर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ कोई हार मानने को तैयार नहीं है, आई ए भी नहीं मानने को तैयार है और आई बी भी मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, कोडोमिनेंस का। याद रखना कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप है, एबीओ ब्लड ग्रुप, उसमें से भी अगर ले तो ए और बी, क्योंकि वहां आई ए और आई बी 2 एलील होते हैं, ये दोनों एलील अपना इफेक्ट शो करते हैं, तो इसी को तो क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस कहेंगे, ठीक है। Hence, red blood cells have both A and B type of sugar. Since there are 3 different allele, these are 6 different recombinations of these 3 allele are possible. And therefore a total 6, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप। इस जीनोटाइप निकालने का फॉर्मूला यदि आप देखो तो आप ये लिख सकते हो, मतलब मल्टीपल एलिलिज्म में यदि आपको जीनोटाइप निकालना हो, मल्टीपल एलिलिज्म में जीनोटाइप निकालना हो तो जीनोटाइप का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। और यहां पर n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिल, कि कितने एलिल आपको दिए गए हैं, ठीक है। ऑफ द ह्यूमन एबीओ ब्लड टाइप हाउ मैनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल। ये टेबल देखने से पहले मैं आपको सीधा निकालना एक बार बताता हूं। देखो जैसे मान लो आप इसको इस तरह से देखो, आप इन एलिल्स को कैसे लिख सकते हो, एक ऐसे लिख सकते हो आई ए लिख सकते हो, आई बी लिख सकते हो, ठीक है। इसको लिख सकते हो आई जीरो या फिर आई स्मॉल आई लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आई बी और आई जीरो या फिर स्मॉल आई लिख सकते हो, ठीक है। एक और लिख सकते हो आई बी लिख सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको उल्टा भी लिख दो, एनसीईआरटी लिखती है वहां बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आई जीरो, तो ये तो आपके पास क्या हो गया बेटा, जीनोटाइप। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कि साथ साथ फिनोटाइप भी बताते जाओ, तो यदि ये वाली कंडीशन हो गई तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। ये वाली कंडीशन होगी तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। ये वाली कंडीशन होगी तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। और ये वाली कंडीशन होगी तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ, यानी कि 0 एंटीजन प्रेजेंट है ब्लड पर, तो ओ ब्लड ग्रुप आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, फिनोटाइप। तो यहाँ फिनोटाइप जो है वो कितने आ जाएंगे, 4, और जो जीनोटाइप है वो कितने आ जाएंगे, 6 जीनोटाइप। देख लो 1 2 3 4 5 और 6, 6 जीनोटाइप यहाँ पर आ गए। अब इन दोनों में से यदि ये आए तो ये शो, ये और ये दोनों जो हैं वो शो करते हैं किसको, ये डोमिनेंस को शो करता है, ठीक है। और ये जो है ये किसको शो करता है, कोडोमिनेंस को शो करता है। किसको शो करेगा, कोडोमिनेंस को। और ये पूरा का पूरा यदि अपन देखें एबीओ ब्लड ग्रुप, तो ये किसको शो करता है बेटा, मल्टीपल एलिलिज्म को शो करता है। किसको शो करेगा, मल्टीपल एलिलिज्म को। अब एक बार एनसीईआरटी की टेबल देख लेते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है, देखो टेबल शोइंग द जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। एलिल पेरेंट्स फर्स्ट से मतलब गैमेट के थ्रू आएंगे, दूसरे पेरेंट्स से ये हैं, और इसका जीनोटाइप जैसे आई ए दोनों से आया तो ये होगा, और ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। अगर आई ए और आई बी है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। किसका एग्जांपल हो गया, कोडोमिनेंस का।
आई ए और स्मॉल आई, मतलब यहाँ कोई शुगर नहीं बन रही है तो केवल आई ए बन रही है, तो आई ए डोमिनेंट होगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ आई बी और आई ए, देखो यहाँ पर ए और बी लिखा है तो यहाँ ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। इधर यहाँ आई बी और आई बी लिखा है तो क्या हो गया, ब्लड ग्रुप बी हो गया। आई बी और आई लिखा है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी हो गया। आई आई है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, 0। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ जीनोटाइप आपके पास 7 बन गए हो, जीनोटाइप जो है वो काउंट करिए, ये 1 2 3 ये काउंट कर चुके हो, 4 5 और 6। ये इसने पहले देखो, इसने यहाँ पर ये वाला केस ऐसे किया कि हो सकता है कि पेरेंट फर्स्ट से आई बी आ जाए और जो सेकंड से ए आ जाए, और यहाँ पर आई फर्स्ट से आई ए आ जाए और सेकंड से आई बी आ जाए, तो केस तो दोनों सेम ही होंगे। तो यहाँ पर इस कंफ्यूज में मत रह जाना कि टेबल में 7 दे रखे हैं तो 7 तरह के जीनोटाइप है वो बनेंगे। जीनोटाइप जो है वो कितने टाइप के बनेंगे, 6 टाइप के ही बनेंगे, ठीक है। फिनोटाइप देख लीजिए, फिनोटाइप 1 2 3 और ये 4, तो फिनोटाइप कितने टाइप के हो गए, 4 टाइप के हो गए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। डू यू रियलाइज दैट द एग्जाम्पल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप ऑल्सो प्रोवाइड ए गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिल्स। मैंने आपको बहुत पहले वहां पर ही बताया था कि ये जो है वो मल्टीपल एलिल्स जो है उनको भी शो कर रहा है। हेयर यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन 2, मतलब 2 से ज्यादा एलिल होना। 3 एलिल्स गवर्निंग, कंट्रोल कर रहे हैं द सेम कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर को, जिस कैरेक्टर को आप क्या कह रहे हो, जिस कैरेक्टर को आप कह रहे हो मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ठीक है। सिंस इन द इंडिविजुअल ओनली 2 एलिल्स कैन बी प्रेजेंट, बहुत अच्छी लाइन है, याद रखना होगा। एक इंडिविजुअल चूंकि डिप्लॉयड होता है और डिप्लॉयड में केवल 2 ही एलिल जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, तो मल्टीपल एलिल कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड। बेटा यहाँ से ए आर बन सकता है, आप इसको ए ले सकते हो। मल्टीपल एलिल्स कैन बी फाउंड ओनली व्हेन पॉपुलेशन स्टडीज आर मेड, ठीक है। ए हो गया रीजन, रीजन आप लिख सकते हो कि एन इंडिविजुअल ओनली कंटेन 2 एलिल, कि एक इंडिविजुअल, यानी कि आप ये भी लिख सकते हो, या स्टेटमेंट ये भी आ सकता है कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर कितने एलिल प्रेजेंट होते हैं, 2 एलिल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आगे क्या बोल रहा है बेटा, देखो, ओकेजनली ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन 1 इफेक्ट। अब ये वाला जो है यहां पर, ये 2 चीजों का एग्जाम्पल है। एक तो है यहां पर प्लियोट्रोपी का, ठीक है, और एक एग्जाम्पल है यहां पर ये वापस से कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ये सॉरी, कोडोमिनेंस का नहीं, माफी चाहूंगा, ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल नहीं होता, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा बताता हूं, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी लेंगे। एक जीन है और जीन है SBE जीन, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम वाली जीन है, और ये प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम नंबर 7 में, पी प्लांट पर। किस पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहां ये SBE जो है ये यदि डोमिनेंट है, यदि डोमिनेंट है तो ये स्टार्च का फॉर्मेशन ज्यादा करेगी, और यदि मान लीजिए ये रिसेसिव है, ठीक है, तो ये स्टार्च जो है उसका फॉर्मेशन कम करेगी। चूंकि स्टार्च जो है वो कैसा होता है, स्टार्च ज्यादा, तो यहां पर स्टार्च जो ग्रेन है उसका साइज भी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। और यहां पर स्टार्च जो, सॉरी दोनों जगह ज्यादा कर दिए, 1 मिनट, रिसेसिव है तो यहां पर स्टार्च जो है वो कैसा बनेगा, कम बनेगा। तो यहां पर स्टार्च ग्रेन है वो लार्ज साइज में होगा, और यहां पर स्टार्च ग्रेन जो है वो स्मॉल साइज में होगा, हाँ या ना। तो पहला तो ये कैरेक्टर SBE जो है वो स्टार्च ग्रेन को डिटरमाइन करती है। अब इसका ये SB मतलब ये जो जीन है SBE एंजाइम बना रही है, उस जीन की यदि मैं बात करूं तो उस SBE जीन जो है उसका मतलब ये स्टार्च, इस SBE को इन जनरल हम क्या कहते हैं, स्टार्च
ब्रांचिंग, क्या कहते हैं, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम कहते हैं। तो यहां पर स्टार्च ग्रेन का साइज क्या हो गया, लार्ज हो गया, और इधर स्टार्च ग्रेन का साइज है वो कैसा हो गया, स्मॉल हो गया। तो जब यदि साइज जो है वो लार्ज है तो ऐसी कंडीशन में स्टार्च ज्यादा है, स्टार्च इनसोल्यूबल होती है, स्टार्च इनसोल्यूबल होती है तो यहां पर ओपी जो है उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर नो चेंज, ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। इधर चूंकि स्टार्च कम है, दूसरी जो शुगर है वो ज्यादा है, तो इस कंडीशन में यहां पर क्या होगा, ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो क्या होगा, चेंज होगा। यदि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो चेंज होगा तो ये जो सीड है ये कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा। और यदि ये देखें तो ये सीड है वो कैसा रहेगा, राउंड है, ठीक है। तो मतलब यहां पर हम बात कर सकते हैं कि मतलब एक सीड, एक जीन है, वो जीन दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, एक वो कर रही है सीड शेप को और एक वो कर रही है स्टार्च ग्रेन साइज को। तो यदि मान लो सीड शेप की बात करूं, जैसे मान लो कैपिटल बी जीन है वो, तो कैपिटल बी तो वो क्या होगा, सीड राउंड होगा। और यदि कैपिटल बी और स्मॉल बी है तो वो कैसा होगा, तो भी वो कैसा होगा, राउंड होगा। और यदि वो स्मॉल बी है तो वो कैसा होगा, रिंकल्ड होगा। तो मतलब ये जो जीन है सीड शेप के लिए तो क्या शो कर रही है, ये डोमिनेंस शो कर रही है, हाँ या ना। और बच गया ये स्टार्च ग्रेन साइज। इस स्टार्च ग्रेन साइज के लिए यदि कैपिटल बी है तो इस कंडीशन में लार्ज स्टार्च ग्रेन बनेंगे। अगर कैपिटल बी स्मॉल बी है तो यहां इंटरमीडिएट बनेंगे। और यदि स्मॉल बी है तो यहां पर स्मॉल स्टार्च ग्रेन है वो बनेंगे। तो ये जो है मतलब स्टार्च ग्रेन साइज वाली जीन है, ये क्या शो करती है, इनकंप्लीट डोमिनेंस। और यदि कोई जीन एक से ज्यादा फिनोटाइप को कंट्रोल करे तो इस जीन को क्या कह देते हैं, प्लियोट्रोपिक जीन कह देते हैं। और इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपी कह देते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब वापस हम चलते हैं किस पर, अपने इस पैराग्राफ पर। ये कोडोमिनेंस में दे रखा है लेकिन एक्चुअल में उसके समझाने का मतलब यह प्लियोट्रोपी है। आगे और भी टॉपिक दे रखा है, देखना। ओकेजनली ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। अच्छी लाइन है। जैसे एक जीन थी, उस जीन का प्रोडक्ट था एसबीई एंजाइम, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, उसने दो फिनोटाइप प्रोड्यूस करे, यही बात ये बोल रहा है। ओकेजनली ए सिंगल जीन प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट तो क्या हो गया एसबीई, में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, दो इफेक्ट प्रोड्यूस करे। एक तो उसने सीड शेप बनाया, दूसरा उसने स्टार्च ग्रेन साइज बनाया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड, इंपॉर्टेंट है बेटा, इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, एक ही जीन कंट्रोल करती है। इट हैज टू एलिल, इसके पास दो एलिल हैं। Starch is synthesized effectively by capital B homozygous and therefore large starch grain are produced. इसके कारण क्या बनते हैं, लार्ज स्टार्च ग्रेन बनते हैं। मैं बता चुका हूं आपको क्यों बनते हैं, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट स्मॉल बी homozygous have lesser efficiency in starch synthesis, कम जो है वो एफिशिएंसी है स्टार्च सिंथेसिस की। एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन, क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्मॉल स्टार्च ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। आफ्टर मैचुरेशन ऑफ द सीड कैपिटल बी सीड आर राउंड एंड द स्मॉल बी आर रिंकल्ड। हेट्रोजाइगस प्रोड्यूस राउंड सीड, बता चुका हूं। मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी जो है वो कैसे सीड प्रोड्यूस करेगा, राउंड। लेकिन स्टार्च ग्रेन कैसा होगा, इंटरमीडिएट। एंड capital B seem to the dominant allele but the starch grain produced are the intermediate size capital B small b seed। कैपिटल बी स्मॉल बी सीड जो है वो वैसे तो राउंड थे, लेकिन जब उसमें देखा गया तो ये पाया गया कि वहां पर स्टार्च ग्रेन जो है वो इंटरमीडिएट साइज के हैं। बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस्ड आर, ठीक है। सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज द फिनोटाइप,
यदि फिनोटाइप जो है वो क्या किया जाए, स्टार्च ग्रेन कंसिडर किया जाए, देन फ्रॉम दिस एंगल द एलील शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और आपसे यदि पूछा जाए, यदि फिनोटाइप पूछा जाए, सीड शेप पूछा जाए, तो आप बताइए कि ये कंप्लीट डोमिनेंस शो करती है। यदि ये पूछा जाए कि स्टार्च ग्रेन साइज, तो ये क्या शो करती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों ये पैराग्राफ, पूरे यहां पर पूरे जेनेटिक्स जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम फेस कराता है। क्या बोल रहे हैं, पहली बात तो ये इसका सबसे नीचे की लाइन पढ़े, इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेम जीन। इसका मतलब ये जो पैराग्राफ है वो किसके बारे में बोला जा रहा है, प्लियोट्रोपिक जीन के बारे में बोला जा रहा है। अब और अच्छे से क्लियर होगा कि ये जो पैराग्राफ जो बताया जा रहा है, ये यहां पर 4 लाइनें लिखी हैं, ये किसके बारे में कह रहा है, प्लियोट्रोपिक जीन के बारे में। मतलब आपने एक जीन से एक प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट जो है उसने 2 फिनोटाइप को कंट्रोल किया। अब ये बोलना चाह रहा है कि प्लियोट्रोपिक जीन में जीन जो है उसका ऑटोनोमस कैरेक्टर नहीं होता डोमिनेंस। तो किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जीन के प्रोडक्ट पर, और जीन से प्रोडक्ट पर, और किस फिनोटाइप का हम स्टडी कर रहे हैं उसके लिए। जैसे मान लो आपने कैपिटल बी और स्मॉल बी, आप यदि उसको ये बोल दो कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, तो ये गलत है जीन के लिए। आप बताइए इसका कि ये जो प्रोडक्ट यदि हम किसके लिए देखें, सीड शेप के लिए देखें, तो ये सीड शेप के लिए क्या कर रहा है, सीड शेप के लिए तो ये डोमिनेंस है। लेकिन अगर आपसे ये कहे कि जिस फिनोटाइप की आप स्टडी कर रहे हो उसके लिए बताओ, दूसरा फिनोटाइप क्या है, स्टार्च, तो स्टार्च ग्रेन साइज, तो उसके लिए कहिए कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। तो जीन का कैरेक्टर नहीं होता प्लियोट्रोपिक जीन में डोमिनेंट और रिसेसिव होना, किसका, या तो उसके प्रोडक्ट का, या फिर आप किसकी स्टडी कर रहे हो, किस फिनोटाइप की स्टडी कर रहे हो, यही ये लिखता है। देखते हैं, कहता है कि आप इसको यहीं से जोड़ो कि इन प्लियोट्रोपिक जीन डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर, कि प्लियोट्रोपिक जीन में डोमिनेंस ऑटोनोमस फीचर नहीं होता। किसका, जीन का एक ऑटोनोमस फीचर नहीं होता, और उसके प्रोडक्ट का भी ऑटोनोमस फीचर नहीं होता है। तो दैट इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर, जो इसके बारे में ये क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। पहली लाइन आपको समझ में आनी चाहिए कि डोमिनेंस ना तो जीन का और ना ही जीन के प्रोडक्ट का एक ऑटोनोमस कैरेक्टर नहीं होता है। तो इट डिपेंड एज मच एज ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोटाइप। कह रहा है कि ये उस पर्टिकुलर फिनोटाइप पर भी इतना ही डिपेंड करता है जितना कि कितने किस पर डिपेंड करता है, जीन प्रोडक्ट पर, from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine। जिसको हम क्या करना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, ये उस पर भी उतना ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल से भी बता चुका हूं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन।